हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द 36th एपिसोड ऑफ द बॉयज कॉमिक सीरीज, जहां हम बात करेंगे द बॉयज कॉमिक वॉल्यूम 8 हाईलैंड लेडी के 4 से 6 इशू के बारे में। तो बिना किसी और देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इशू स्टार्ट होता है उस सीन के बाद से ही जहाँ पर ह्यूई ने एनी को अपने घर से बाहर निकलने के लिए कहा था। ह्यूई उसी पहाड़ी वाली जगह पर गया होता है जहाँ वो एलेस्टर से भी मिल रहा था। बेसिकली वो ह्यूई की वो जगह है जहाँ वो परेशान या उदास होने पर जाता है और हम देखते हैं कि एनी भी वहीं आ जाती है। वो ह्यूई से कहती है कि ह्यूई के मम्मी पापा ने बताया कि वो उदास होने पर यहाँ आता है, इसलिए वो भी यहाँ आ गई। फिर वो ह्यूई से आगे कहती है, तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारी चिंता हो रही थी क्योंकि उन्होंने कभी तुम्हें किसी से इस तरह से बात करते हुए नहीं देखा है। वो काफ़ी अच्छे लोग हैं। ह्यूई पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? एनी कहती है, हमारे बीच लास्ट टाइम जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं तुमसे एक बार मिलकर बात करना चाहती थी। जिस पर ह्यूई कहता है, देखो अगर तुम्हें लगता है हमारे बीच में फिर से कुछ हो सकता है तो तुम्हारा यहाँ आना वेस्ट हो गया है, हमारी कहानी ख़त्म हो चुकी है। एनी कहती है, हाँ ये तुमने लास्ट टाइम क्लियर कर दिया था, पर तुमने मुझसे कहा था कि यू फाउंड मी। तुमने कहा था कि हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हम मिलकर सॉल्व करेंगे पर हमेशा साथ रहेंगे। जिस पर ह्यूई कहता है, पर तब मुझे तुम्हारे इस घटिया सच के बारे में नहीं पता था। एनी कहती है, ओके पर मुझे तुम्हें सच बताने का तो एक मौका मिलना चाहिए। ह्यूई जवाब देता है, वो तो मुझे ऑलरेडी पता है। एनी कहती है, थोड़ा बहुत पर पूरा नहीं, तो मैं तुम्हें पूरा सच बताती हूँ, कम से कम मैं इतना तो डिजर्व करती ही हूँ। पर ह्यूई कुछ नहीं कहता और बस एनी से मुंह फेर कर आसमान में घूर रहा होता है। एनी कहती है, चलो तुम उधर ही देखते रहो और मैं तुम्हें बताती रहती हूँ। और ऐसा कहते हुए एनी अपनी लाइफ के बारे में बताना स्टार्ट करती है। एनी बताती है कि वो आयोवा नाम की जगह पर पैदा हुई थी और पैदा होने के साथ ही उसके पास सुपर पावर्स थी, जिसमें फ्लाइट की, इंटेंस लाइट बर्स्ट और सही से कंसंट्रेट करने पर सुपर हियरिंग की पावर्स इंक्लूडेड हैं। और इन सुपर पावर्स का पता उसके पैदा होने पर ही पता चल गया, क्योंकि उसके पैदा होते ही उसकी लाइट बर्स्ट की पावर की वजह से उसके मम्मी पापा और वहाँ खड़े नर्स और डॉक्टर हमेशा के लिए अंधे हो गए। एनी आगे कहती है कि उसे ये तो नहीं पता कि उसके मम्मी या पापा में से किसको कंपाउंड भी दिया गया था या उन्हें और किस तरह से ये मिला, पर उसके वजह से उसे सुपर पावर ज़रूर मिल गई। पर क्योंकि वॉर्ड की जान पहचान पुलिस और बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वालों से भी थी और वो खुद भी ऐसे लोगों पर नज़र रखते हैं जो कंपाउंड वी के कॉन्टैक्ट में किसी तरह से आए हों, तो जल्दी ही वॉर्ड को एनी के बारे में भी पता चल गया। वहीं अंधे हो जाने की वजह से उसके मम्मी पापा भी इस कंडीशन में नहीं थे कि अब वो एनी को पाल सकते, और साथ ही उस हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्सेज उन पर केस भी करने वाले थे। तो एनी के असली मम्मी पापा वॉर्ड के साथ एक डील कर लेते हैं और एनी को वॉर्ड के हवाले कर देते हैं, जिस डील में उन्हें टाइम टू टाइम कुछ विजिट्स अलाउ होती है। पर मेनली तब से एनी वॉर्ड और उसके फॉस्टर पेरेंट्स, जिसे वॉर्ड ने ही चुना होता है, उनके साथ ही रहती है। एनी आगे बताती है, 5 साल की उम्र तक मैं वॉर्ड के लैब्स में ही रही, जहाँ मुझे कंट्रोल करने के लिए बेहोशी के इंजेक्शंस भी दिए जाते थे। और उसके बाद जब मैं थोड़ा कंट्रोल में आने लग गई तो मुझे मेरे फॉस्टर पेरेंट्स के पास भेज दिया। मेरे फॉस्टर पेरेंट भी अच्छे लोग थे, पर हाँ वो भी बचपन से ही इसी बात के पीछे पड़े थे कि मुझे बड़ा होकर सुपर हीरो बनना है और बड़ी टीम्स का पार्ट बनना है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर तुम्हारा पाला हुआ बच्चा वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक का स्पॉन्सर्ड सूप बनता है तो इससे तुम्हें भी कितना फ़ायदा होगा। तो मेरी तरह ही कई और बच्चों पर बचपन से ही एक अच्छा सूप बनने का प्रेशर होता था। इसी बीच एनी ह्यूई से कहती है, सॉरी मैं तुम्हें कंपाउंड वी के बारे में बताना भूल गई। और ऐसा कहते हुए एनी ह्यूई को एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देती है कंपाउंड वी के बारे में। पर ह्यूई, जिसे ऑलरेडी कंपाउंड वी के बारे में पता है, वो बस ऐसे एक्ट करता है कि उसे ये बात आज ही पता चल रही है। खैर एनी आगे बताती है, बच्चों के थोड़ा बड़ा हो जाने पर वॉट उनका एक टेस्ट टाइप का लेती है और उसमें अगर आपकी पावर सही से शो हो पाई तो वॉट आपको अपनी किसी टीम में रख लेती है और आपको और आपकी फॉस्टर फैमिली को और ज़्यादा पैसा मिलना चालू हो जाता है। पर वहीं अगर आप ऐसा करने में फेल होते हैं तो वॉट आपको कुछ भी देना छोड़ देता है, जिसकी वजह से आपके फॉस्टर पेरेंट्स भी आपसे चिढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो बच्चों को पालने का मतलब ही यही होता है कि एक दिन वॉट उनके बच्चे को सेलेक्ट कर ले और उन्हें और पैसा मिलने लग जाएगा। एनी के ऐसा बताने पर हम देखते हैं कि एनी अपने ट्रायल के टाइम पास हो गई थी और उसके फॉस्टर पेरेंट्स उससे बहुत खुश थे और उस पर प्राउड भी थे। पर वहीं हम देखते हैं कि एक दूसरी बच्ची उस ट्रायल में फेल हो जाती है और उसके फॉस्टर पेरेंट्स उसे बहुत बुरा भला बोलने लगते हैं, जिससे परेशान होकर उस लड़की का अपने पावर्स में से कंट्रोल हट जाता है और उसकी आंखें जलकर बाहर आ जाती हैं। क्योंकि हमें यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि ऑल्दो कंपाउंड वी से पावर्स मिलती हैं, पर उससे किस तरह की पावर्स मिलती है और वो पावर्स कब किक करेंगी इस पर किसी का सही से कंट्रोल नहीं होता है। खैर इस कहानी से हमें वॉर्ड के सूप प्रोग्राम का थोड़ा आइडिया मिलता है कि आखिर यूजुअली सूप्स कैसे वॉर्ड टीम्स में आते हैं। एनी बताती है कि ट्रायल से पहले की बातें उसकी रियल मम्मी पापा ने उसे बताई, जितना वो डील के अकॉर्डिंग बता सकते थे। इसके बाद एनी बताती है कि उसे यंग अमेरिकन टीम में डाल दिया गया, जो एक वियर्ड एक्सपीरियंस था। वहाँ हमारे साथ एक ग्रुप कोऑर्डिनेटर था, एक पीआर लेडी थी, एक इवेंट प्लानर, एक मेकअप आर्टिस्ट और वॉट अमेरिकन का एक रिप्रेजेंटेटिव, जिसने हमें बताया कि हमें बस अरकनसस से कैनेडियन बॉर्डर तक ध्यान रखना है। और ऐसा कहने के बाद चलो बस एंजॉय करो कहकर वो भी चला गया।
हमने स्टैंडर्ड को अपना लीडर बना लिया और यूजुअली हम अपनी लोकेलिटी के छोटे मोटे केसेस में हेल्प कर दिया करते थे, जिस पर ह्यूई पहले स्टैंडर्ड के नाम पर कहता है भला स्टैंडर्ड कैसा नाम होता है। और दूसरी बात, मुझे सूप्स के बारे में यही बात अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे पास पावर्स है पर तुम्हें पता नहीं कि उसका यूज़ कैसे करना है। स्टैंडर्ड के नाम वाली बात पर एनी कहती है कि हाँ, उसमें क्रिएटिविटी थोड़ी ख़त्म हो गई होगी। फिर सूप के पावर वाली बात पर एनी जवाब देती है हाँ, ये बात तो सच है, पर मुझे लगता है कि शायद बहुत खुद भी नहीं चाहती है कि अभी हम गवर्नमेंट के किसी भी काम में उनकी हेल्प करें, कम से कम तब तक नहीं जब तक वॉट को डिफेंस डील नहीं मिल जाती। पर हम पूरे यूजलेस भी नहीं थे। एक बार एक जगह पर काफ़ी बाढ़ आ गई थी और वॉट ने प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स और जानकारी दी थी हमें, और उन्होंने ये भी कहा था कि इनकेस अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उस बात को छुपा कर रखना। पर हमने सब कुछ ठीक से कर लिया और कई लोगों को उस बाढ़ से बचाया, और इसके वजह से हमारी पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई, जिसका मतलब ये था कि वॉट ने हमारी ब्रांडिंग बढ़ा दी और हम और फेमस हो गए। फेमस होने की बात पर एनी ह्यूई से पूछती है ह्यूई, तुमने मुझे कभी टीवी में देखकर भी नहीं पहचाना? जिस पर ह्यूई कहता है मैंने तुम्हें बता रखा है कि मुझे सूप्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और इसलिए मैं उनके बारे में कुछ देखता ही नहीं हूँ। एनी ये बात मान जाती है और आगे बताती है कि इसके बाद मुझे बिलीव इवेंट में भी इंक्लूड किया गया और हमारी पब्लिसिटी और बढ़ गई। पर मुझे अपनी पावर्स के साथ सिर्फ ये सब नहीं करना था, पर मैं अभी भी इस टीम से जुड़ी हुई थी, ये सोचकर कि अभी भी एक ऐसी टीम है जो सच में लोगों की मदद करती है, जिन पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, और वो टीम है द 7। तो जब मुझे बताया गया कि मुझे लैम्प लाइटर के रिप्लेसमेंट की तरह लिया जा रहा है तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ, और मैं बहुत खुश थी कि फाइनली मुझे सच में सुपर हीरो वाले काम करने का मौका मिलेगा। पर मेरे 7 को ज्वाइन करने के पहले ही दिन मुझे इसकी सच्चाई पता चल गई। इसके आगे एनी जैसे ही अपने हैरेसमेंट वाली बात करने वाली होती है, ह्यूई उसे रोकते हुए कहता है बस आगे मुझे पता है, देखो अब लेट हो चुकी है तो तुम आज मेरे घर पर ही रुक सकती हो। एनी थैंक्स कहती है और उसके बाद ह्यूई से पूछती है कि अब तुम भी मुझे सच बता दो कि तुम्हें फुटेज कहाँ से मिली। मुझे याद है कि तुमने मुझसे क्या कहा था, पर 7 के हेडक्वार्टर जो कि वर्ल्ड की बेस्ट सिक्योर जगह में से एक है, वहाँ के सर्विलेंस कैमरा की 5 मिनट की फुटेज तुम्हें कोई मेल कर रहा है, वो भी वही सीन जिसमें तुम्हारी गर्लफ्रेंड इंक्लूडेड है, वो भी तब जब हमारे अलावा हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी और को नहीं पता। तो ये सब तो नॉर्मल नहीं है। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए एनी चिल्लाते हुए वही वर्ड्स यूज़ करने लग जाती है जो लास्ट टाइम ह्यूई ने एनी के लिए यूज़ करे थे। पर जैसा कि हमें पता है कि ह्यूई खुद भी उस टाइप का इंसान नहीं है, और वो एनी को ऐसा करने पर रुकने के लिए कहता है और उसके चुप होने पर उससे माफ़ी भी मांगता है और कहता है जो कुछ भी हुआ था उसके बाद भी मुझे तुम्हें इतना बुरा कुछ कहने का हक नहीं था। मैंने तुम्हारे साथ गलत बिहेव किया, मैंने कभी किसी लड़की से ऐसे बात नहीं करी और मुझे खुद नहीं पता था कि मैं ये सब भी बोल सकता हूँ। जिस पर एनी कहती है हाँ, मुझे भी यकीन है कि तुम ऐसे नहीं हो ह्यूई, और मैं खुद हैरान थी जब तुम ये सब मुझे बोल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि तुम बहुत बेकार से एक्टिंग कर रहे हो, पर तुमने जो कुछ भी कहा हो, तुम चाहो तो तुम उसे अभी भी सुधार सकते हो। और एनी के ऐसा कहने के साथ सीन फिलहाल के लिए चेंज होता है और हम चलते हैं बीजर के बार में, जहाँ टूपर और सहरा के साथ बम्पलर ब्रदर्स भी मौजूद होते हैं। टूपर उन भाइयों को बताता है कि कल रशियंस बाकी का सामान लेकर आएंगे, तुम लोग उसे लोड करोगे और जगह पर पहुँचाओगे, बीच में कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए। जिस पर बम्पलर ब्रदर्स जो पहले से ही डरे हुए हैं वो हामी भरते हैं और कहते हैं आप हम पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। पर इसके बाद वो टूपर से कहते हैं बस हमें आपसे एक चीज़ पूछनी थी। टूपर कहता है क्या? बम्पलर ब्रदर्स कहते हैं हमें आपके इस ड्रग के बारे में पता चला और हमने इस पर थोड़ा सर्च किया और हमें कई बुरी चीज़ें पता चली। बेसिकली यहाँ वो कंपाउंड वी के साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर रहे होते हैं। बम्पलर ब्रदर्स कहते हैं मतलब ये काफ़ी भयानक है मिस्टर टूपर। ये फूकने के बाद एक आदमी को लगा कि वो उड़ पाएगा और वो फ्लैट से कूद गया और मर गया। वहीं एक आदमी को कुछ मिनट्स के लिए सच में पावर मिल गई, पर वो उसके कंट्रोल से बाहर चली गई और उसने अपने बीवी और बच्चे समेत अपने घर को जला दिया। और इसके अलावा हमें और भी कई केसेस देखने को मिले हैं, और तभी हम देखते हैं कि एक हल्क टाइप का कैरेक्टर मरा पड़ा होता है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी नहीं बढ़ती, सिर्फ सर बढ़ जाता है। इन शॉर्ट बम्पलर ब्रदर कंपाउंड वी के हार्मफुल साइड इफेक्ट्स के बारे में पूछते हुए कहते हैं सर आपको टेंशन नहीं है कि ये लोगों पर क्या असर करेगा? जिस पर टूपर कहता है हाँ, मुझे उतनी ही टेंशन है इस बात की जितनी मुझे नॉर्मल ड्रग्स बांटते हुए होती थी। देखो ज़्यादातर लोगों को सिर्फ नशा होता है, इससे लाखों में से किसी एक केस में ये सब होता है जिस पर हम सिर्फ दुख जताकर आगे बढ़ जाते हैं। इससे ज़्यादा हमें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं वॉशरूम जा रहा हूँ और मेरे वापस आने तक तुम दोनों यहाँ से गायब हो जाओ। और ऐसा कहते हुए टूपर वॉशरूम की तरफ जाने लगता है, पर जाते हुए रास्ते में एलेस्टर उससे टकरा जाता है जो अभी उसी बार में मौजूद है, और वो टूपर को सॉरी कहकर आगे बढ़ जाता है। खैर सीन फिलहाल यहाँ चेंज होता है और हम अगली सुबह में ह्यूई के घर चलते हैं, जहाँ एनी अभी सोकर उठी होती है और वो ह्यूई के हाथ की लिखी एक पोएम के बारे में पूछ रही होती है जिसे ह्यूई की मम्मी ने सजाकर उस रूम में लगाया होता है। ह्यूई बताता है कि उसने बचपन में ये पोएम लिखी थी और उसकी मम्मी ने एक मेमोरी की तरह उसे सजा कर रख दिया। एनी कहती है तुम्हारे मम्मी पापा बहुत अच्छे लोग हैं और ये जगह भी बहुत अच्छी है, शायद इसलिए तुम यहाँ वापस आना चाह रहे थे। ह्यूई कहता है जगह का तो पता नहीं, पर हाँ मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। यूजुअली अडॉप्टेड बच्चे अपने असली पेरेंट्स के खोज में निकल जाते हैं, पर मैंने इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि मेरे ये पेरेंट्स ही बहुत अच्छे हैं, भले ही आधे टाइम वो मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखकर मुझे परेशानी क्यों ना कर देते हो। एनीवेज ब्रेकफास्ट बनने वाला है तो अब हमें बाहर चलना चाहिए। एनी कहती है मुझे सॉरी बोलने के लिए थैंक्स।
देखो मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ कि जब तक तुम मुझे सॉरी नहीं बोलोगे मैं मूव ऑन नहीं करूँगी, पर हाँ तुमने सॉरी बोला तो मुझे अच्छा लगा। ह्यूई जवाब देता है, वही करना सही था। खैर मैं अब बाहर जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। और ऐसा कहते हुए ह्यूई रूम से बाहर चला जाता है। इसके बाद ह्यूई और उसके पापा बात करते हैं कि कैसे वो ह्यूई के एनी को घर से बाहर निकलने के लिए कहने वाली बात पर सरप्राइज थे। जिसके बाद ब्रेकफास्ट करते हुए ह्यूई के मम्मी पापा एनी को स्मगलर्स को और आसपास की कुछ और जगह दिखाने के लिए ह्यूई से कहते हैं। और ह्यूई और एनी ब्रेकफास्ट करने के बाद स्मगलर्स कोव की तरफ निकल जाते हैं। स्मगलर कोव पहुंचकर एनी भी उन फुलमर बर्ड्स को सीगल कह रही होती है, पर ह्यूई उसे करेक्ट करता है। जिसके बाद वो कहता है कि हम यहाँ सिर्फ नज़ारे देखने तो नहीं आए हैं। जिस पर एनी पूछती है, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? ह्यूई कहता है, देखो माफ़ी तो अपनी जगह है ही, और तुमने जो कुछ भी किया वो मुझसे मिलने से पहले किया था, तो मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और ना ही तुमने वो अपनी खुशी से किया था। पर जो कुछ भी मैंने देखा उसके बाद हमारे रिलेशनशिप का अब कोई फ्यूचर नहीं है। एनी पूछती है, लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि ये मैंने किया था। अगर मेरी जगह कोई लड़का 3 लड़कियों के साथ होता तो शायद तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि तुम तो शायद उससे जेलस ही होते। तो तुम भी ये डबल स्टैंडर्ड्स रख रहे हो। ह्यूई थोड़ा गुस्से में कहता है, कोई भी अगर किसी सुपर टीम में जाने के लिए कुछ भी ऐसा करता है तो मुझे उससे बात नहीं करनी। पर ह्यूई अपना गुस्सा दिखाने के लिए एनी से सॉरी भी कहता है। पर एनी कहती है, तुम्हारे पास सूप से नफरत करने के लिए कई रीजंस हैं, तो तुम्हें उसके लिए सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो खुद भी अब सूप नहीं बनना चाहती। ह्यूई कहता है, बाकी कुछ भी हो, सूप ना बनने का डिसीजन तो अच्छा ही है। पर फिर एनी कुछ सोचते हुए कहती है, मैं तुम्हें सब कुछ सच बता रही हूँ, पर तुम मेरे साथ पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं हो रहे हो। तुम अभी भी मुझसे बातें छुपा रहे हो। पर ह्यूई ऑब्वियसली उसे ये नहीं बता सकता कि उसने वो क्लिप कहाँ से देखी, इसलिए वो फिर से बात पलटते हुए कहता है, तुम अभी भी उस बात पर अड़ी हो। वैसे भी तुम मेरे साथ वापस क्यों ही आना चाहती हो? तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हें तो लिटरली कोई भी मिल जाएगा। जिस पर एनी जवाब देती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ बेवकूफ़, और मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे कहीं ना कहीं प्यार करते हो, और मैं यही सोचकर नाराज़ हो रही हूँ कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था वो बस एक क्लिप की वजह से बर्बाद हो रहा है। ह्यूई कहता है, मुझे पता है तुम क्या कहना चाह रही हो, और हमारे बीच जो था उससे मैं भी काफ़ी खुश था, और शायद तुम मुझे सेक्सिस्ट या डबल स्टैंडर्ड्स रखने वाला समझ सकती हो, पर ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि मैं इस सब को भुलाकर हमारे रिलेशन को दोबारा उसी मोड़ पर कैसे ला सकता हूँ। हम फिलहाल के लिए बस फंस गए हैं। और ऐसा कहते हुए वो दोनों अपना सर पकड़कर वहाँ बैठ जाते हैं। पर तभी एलिस्टर वहाँ आ जाता है। एनी और एलिस्टर एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, और तभी एलिस्टर वो टफ गाय वाली बात एनी के सामने कह देता है, जो ह्यूई ने बुचर की इनडायरेक्टली बात करते हुए एलिस्टर से कहा था कि वो भी एक टफ गाय बनना चाहता है। पर ह्यूई कहता है, देखो मैं ये कहना चाह रहा था कि ऐसे बंदे बहुत कूल लगते हैं, पर पहली बात ज़्यादातर टाइम ऐसे बंदे रियल नहीं होते हैं, और कुछ जो रियल है भी उन्हें भी हमेशा इतना वॉयलेंट रहने की कीमत चुकानी पड़ती है, लाइक मेंटली परेशान रहकर। फिर ह्यूई दोबारा से इनडायरेक्टली बुचर का एग्जाम्पल देता है। वो बुचर और मेल केमिकल की लड़ाई का एग्जाम्पल देते हुए कहता है, तो मेरा एक दोस्त है और एक बार मेरी किसी से लड़ाई हो गई थी, मतलब काफ़ी टाइम पहले ग्लासगो में। तो मेरे उस दोस्त को उस इंसान की कमज़ोरी पहले से ही पता थी, पर फिर भी लास्ट मोमेंट पर उसे अपना फाइनल डिसीजन लेना था, और उस एक मोमेंट में ही उसने आसानी से अपना मन बना लिया और उस इंसान को ठिकाने लगा दिया। ये सुनकर एनी थोड़ा शॉक होते हुए पूछती है, ठिकाने लगा दिया मतलब उसे जान से मार दिया? पर ह्यूई बात घुमाते हुए कहता है, नहीं मतलब जान से नहीं मारा, बस पीट कर हरा दिया। तो एलिस्टर पूछता है, तो तुम्हारे उस दोस्त को मेंटली वो कीमत चुकानी पड़ी? ह्यूई कहता है, हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि अब उसे इससे कोई फ़र्क पड़ता है। पर तभी अचानक से एलिस्टर बात बदलते हुए थोड़ा सीरियस होकर कहता है, सॉरी ह्यूई, मैं भूल गया था। मुझे एक्चुअली रास्ते में तुम्हारा दोस्त मिला था और उसने मुझसे कहा था कि तुम्हारा फ़ोन नहीं मिल रहा है, तुम 10 बजे स्मगलर्स कोव पर मिलने आ जाना। ह्यूई अपना फ़ोन ढूंढता है पर उसे वो अपनी पॉकेट में मिलता नहीं है, और वो कहता है कि शायद वो कुछ मजाक करने वाला है मेरे साथ। पर एलिस्टर कहता है, मुझे वो काफ़ी सीरियस लग रहा था। और सीन यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है रात 10 बजे पर, जहाँ एलिस्टर की बात मानते हुए ह्यूई स्मगलर्स कोव पर पहुँच जाता है। वहाँ पर सिर्फ बॉबी मौजूद होता है, और बॉबी और ह्यूई एक दूसरे को देखकर कहते हैं, हाँ बताओ क्या बात करनी थी। दोनों एक ही चीज़ बोलते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं, और ह्यूई कहता है, मिस्टर विगर्स ने मुझसे कहा था कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। पर बॉबी कहता है, कौन? अच्छा, वो जिसके साथ आजकल तुम घूम रहे हो? पर मेरी तो उससे कोई बात नहीं हुई, और तुमने तो मुझे मैसेज भी किया हुआ है। जिस पर ह्यूई कहता है, कौन सा मैसेज? मेरा फ़ोन तो दिन से ही गायब है, मैंने किसी को कोई मैसेज नहीं किया। पर बॉबी ह्यूई को मैसेज दिखाता है जो ह्यूई के नंबर से ही आया होता है, और उस मैसेज में ह्यूई ने बॉबी को 10 बजे वहाँ बुलाया होता है। ह्यूई कहता है, ज़रूर मेरा फ़ोन किसी के पास आ गया है जिसने ये मैसेज भेजा है। तो आप शायद अब समझ ही गए होंगे, बट अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि एक्चुअली बॉबी और ह्यूई में से किसी ने भी एक दूसरे को वहाँ नहीं बुलाया है, बल्कि इन दोनों को यहाँ इस टाइम पर एलिस्टर ने भेजा है। पर एलिस्टर ने ऐसा क्यों किया है ये हम आगे देखेंगे। ह्यूई और बॉबी अभी ये समझने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि इतने में उन्हें कुछ आवाज़ आने लगती है, और उस तरफ वो देखने लग जाते हैं। जब वो आवाज़ की तरफ देखते हैं तो एक्चुअली वहाँ टुपर अपना सामान रशियन से लोड करवा रहा होता है। यानी एलिस्टर का टुपर से बाद में टकराना एक कोइंसिडेंस नहीं था, वो जानबूझकर वहाँ गया था, और अब उसने ह्यूई और बॉबी को भी ठीक उसी टाइम पर सेटअप करके वहाँ भेज दिया था।
ह्यूई कहता है कि मुझे लगता है वहाँ फिर कुछ गलत हो रहा है, पर बॉबी गुस्से में कहता है कि अब हम कोई किड डिटेक्टिव नहीं है ह्यूई, अगर तुम्हें इतनी चिंता हो रही है तो पुलिस को खबर दे दो, हमें खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर ह्यूई नहीं मानता और उनके पास जाने की कोशिश कर रहा होता है और बॉबी भी ना चाहते हुए उसके साथ चलने लग जाता है। इसी बीच टूपर एक रशियन को रोक कर माल चेक करवाने के लिए कहता है और हम ह्यूई और बॉबी देखते हैं कि वो माल चेक करने और कोई नहीं बल्कि डैड आता है। बॉबी ये देखकर इतना सरप्राइज हो जाता है कि वो खड़ा होकर डैड को आवाज़ लगा देता है और इससे पहले कोई कुछ बोल पाता ह्यूई के पीछे सहरा आकर उस पर हमला करने वाली होती है, पर बॉबी उसे धक्का देकर बचा लेता है। धक्के की वजह से ह्यूई उस पहाड़ी से गिरता हुआ नीचे टूपर और बाकियों के पास आ जाता है और ऊपर बॉबी गर्ल फाइट चिल्लाते हुए सहरा से लड़ने लग जाता है। ह्यूई डैड के पास आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उन ड्रग्स में कंपाउंड वी भी है और वो ये देखकर डैड से ऐसे काम में शामिल होने का रीज़न पूछता है। वहीं दूसरी तरफ रशियंस को लगता है कि पुलिस आ गई है और बिना एक सेकंड गवाए अपनी बोट में बैठकर वो 9-2-11 हो जाते हैं। ये देखकर टूपर गुस्से में आ जाता है और अपनी जेब से बंदूक निकालकर ह्यूई की तरफ गोली मार देता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। खैर, पर उस गोली के सामने ह्यूई को बचाते हुए डैड आ जाता है और उसे गोली लग जाती है। इतने में ही सहरा, जिसने बॉबी को मार मार कर बेहोश कर दिया होता है, पहाड़ी के ऊपर से चिल्लाते हुए कहती है कि पुलिस इस तरफ आ रही है और ये देखकर टूपर उससे कहता है कि सब छोड़ो और चलो, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। सहरा हाँ कह रही होती है कि पीछे से ही उसके सर पर कोई पत्थर मारकर उसे वहीं बेहोश कर देता है और ये चीज़ टूपर भी देख लेता है और सबको छोड़कर वो वहाँ से अकेले भागने लग जाता है और हम देखते हैं कि सहरा के सर पर पत्थर एलेस्टर ने ही मारा होता है। वहीं दूसरी तरफ गोली लगने के बाद डैड की हालत भी ख़राब हो चुकी होती है, पर डैड बताता है कि वो इसे इसलिए कर रहा था कि वो चाइना जाकर एक महंगा ऑपरेशन करा सके, जिस ऑपरेशन से उसे फिर से ये मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पर जो वो अभी पहनकर घूमता है। लेकिन ये बताते बताते डैड वहीं मर जाता है और ह्यूई अपने दोस्त को खो देता है। डैड के मरने से गुस्सा होकर ह्यूई टूपर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। टूपर उस पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी उसके सामने एक फुलमर आ जाती है और अगर आप याद करें तो पिछले वीडियो में ही एलेस्टर ने हमें बताया था कि किसी को भी कभी एक फुलमर के आगे नहीं आना चाहिए, पर इससे पहले टूपर कुछ करता वो फुलमर अपनी स्ट्रीम इजेक्ट करके टूपर के मुंह में डाल देती है, जिससे टूपर वहीं गिरकर तड़पने लग जाता है और इतने में ही पुलिस भी वहां आ जाती है। बम्पलर ब्रदर्स ऑलरेडी सरेंडर कर लेते हैं और फिर पुलिस ह्यूई को भी पकड़ने आ रही होती है, पर ह्यूई इस बार और एक्चुअली पहली बार अपने CIA के बैज का फ़ायदा उठाता है। जब पुलिस उसे पकड़ने आती है तो वो उन्हें अपना बैज दिखा देता है और इससे उल्टा वो पुलिस ही घबरा जाती है। वहीं तड़पता हुआ टूपर एक पुलिस वाले से उसे वहीं जान से मारने के लिए कहता है क्योंकि उससे वो फुलमर की स्ट्रीम सही नहीं जा रही होती। उनमें से एक पुलिस वाला ह्यूई से पूछता है कि क्या तुमने हमें कॉल किया था, जिस पर ह्यूई मना करता है। तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली पुलिस को कॉल भी एलेस्टर ने ही किया था और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि इस सब में बॉबी भी इंजर्ड हो जाता है। तो बेसिकली इस पूरे ड्रग रैकेट को एलेस्टर इनडायरेक्टली ह्यूई की मदद से पकड़वा देता है और फिलहाल के लिए वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद सीन फास्ट फॉरवर्ड होता है और हम चलते हैं हॉस्पिटल में जहाँ बॉबी एडमिट होता है। बॉबी बताता है कि सहरा के साथ उसकी लड़ाई में सहरा ने उसका केला उड़ा दिया होता है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पर उससे बॉबी दुखी नहीं होता बल्कि एक्चुअली खुशी होता है क्योंकि वो कब से खुद ऑपरेशन कराकर लड़की में बदलने की सोच रहा होता है। तो वो बताता है कि अब इसके बाद वो अपना थोड़ा बहुत और ट्रीटमेंट कराकर पूरा ही लड़की में बदल जाएगा। इसके बाद वो थोड़ी देर डैड की याद में थोड़े उदास होते हैं और फिर ऐसे ही इधर उधर की बात करने के बाद ह्यूई बॉबी को अपना ध्यान रखने के लिए कहकर उसे बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ह्यूई और एनी बीजर के बार में जाते हैं जहाँ बीजर फिर से ह्यूई को गालियाँ दे रहा होता है, पर ह्यूई फिर उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। एनी फिर से उस क्लिप की सोर्स की बात करने वाली होती है, पर ह्यूई कहता है कि मेरा एक दोस्त मेरे सामने गुजर गया और दूसरा अभी हॉस्पिटल में घायल है, प्लीज़ अभी मेरा ये सब बातें करने का मन नहीं है। फिर ह्यूई बॉबी और डैड को याद करते हुए उनकी कुछ अच्छी बातें एनी से करता है और फिर आगे कहता है, ये जगह मुझे पसंद है पर कभी कभी मेरे यही दोस्त और मेरे पेरेंट्स मुझे फ्रस्ट्रेट भी करते हैं, बट मुझे लगता है कि ये सब प्रॉब्लम मेरी ही वजह से है, मैं ही कभी रिलैक्स होकर सेटल नहीं होता हूँ। फिर ह्यूई अपनी ज़िंदगी में हुई सबसे बुरी चीज़ एनी को बताते हुए कहता है, तो ये इंसिडेंट मेरे थ्रू करी गई सबसे बुरी चीज़ है। ह्यूई कहता है, तो जब हम बच्चे होते हैं तो हम मोरालिटी और अच्छाई इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं और अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ हो तब तो तुम और ख़तरनाक बन जाते हो। तो एक बार बचपन में हम तीनों घूमते हुए उसी स्मगलर कोव पर पहुँचे। वहाँ हमने देखा कि एक डॉग किसी तरह से उस सी के अंदर एक पत्थर पर पहुँच गया होता है और वहाँ फंस गया होता है। तो अगर आप इस डॉग को देखेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि ये उसी तरह का डॉग है जैसा डॉग इस वॉल्यूम के स्टार्टिंग में ह्यूई को दिखा था और इन तीन दोस्तों की तरह ही यहाँ ह्यूई, बॉबी और डैड भी मौजूद है। तो ह्यूई को उस टाइम एक्चुअली यही इंसिडेंट याद आया था। ह्यूई आगे बताता है, पर हमने उस डॉग को बचाने की बजाय उसे पत्थर मारना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली हम तीनों के बीच में कंपटीशन सा चालू हो गया कि किसका पत्थर पहले उस डॉग को लगेगा और बदकिस्मती से मेरा ही पत्थर उसे लग गया और इसके वजह से वो पानी में गिर गया। ऐसा नहीं था कि मैं उसे नुकसान पहुंचाना चाह रहा था, पर उस टाइम मुझे सही गलत का ध्यान ही नहीं रहा। पर फिर हम देखते हैं कि ह्यूई पत्थर मारने के बाद खुद पानी में उतरकर उस डॉग को उठा लाता है और वो देखता है कि उसके गले में एक टैग भी लगा होता है जिसमें उसका नाम और उसके ओनर का एड्रेस लिखा होता है
और हमें पता चलता है कि उस डॉग का नाम हमीश होता है। जी हाँ, वही नाम जो ह्यूई ने सुपर डुपर को अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए लास्ट वॉल्यूम में बताया था। उसके बाद ह्यूई हमीश को लेकर उस लिखे हुए एड्रेस पर जाने लगता है और जाते हुए हम देखते हैं कि ह्यूई को रास्ते में डायनासोर्स और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 दिख रहा होता है। वेल ऑनेस्टली मुझे भी समझ नहीं आया कि इस सब का यहाँ क्या मतलब है। अगर आपको समझ आया हो तो कमेंट्स में आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। वेल जस्ट गेस करूँ तो आई थिंक ये सभी शायद ह्यूई के भयानक डरों को हमें दिखाता है कि उस डॉग को मारने पर ह्यूई एक तरह की गिल्ट ट्रिप में चला जाता है और उसे अपने भयानक डर दिखने लग जाते हैं जिनके बारे में उसने शायद कहीं पढ़ा हो या किसी से सुना हो। खैर एट द एंड ह्यूई हमीश को उसके मालिक के पास पहुंचा ही देता है और गेट बंद होते होते हम देखते हैं कि वो डॉग ह्यूई की तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है और इस तरह से ह्यूई का सबसे बुरा सच हमें पता चल जाता है। एनी ह्यूई की ये कहानी सुनाने के बाद पूछती है, तो बस यही था तुम्हारा डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट? ह्यूई तुम बच्चे थे और बच्चे बेवकूफ़ होते हैं और वैसे भी एट द एंड तुमने उसे सही सलामत उसके ओनर के पास छोड़ ही दिया था। पर ह्यूई कहता है, पर तुम्हें उस डॉग का चेहरा देखना चाहिए। पर एनी उसकी बात को बीच में काट कर कहती है, सुनो तुम्हें पता नहीं तुम कितने लकी हो ह्यूई, तुम्हारे इतने अच्छे पेरेंट्स हैं, तुम खुद इतने अच्छे हो और तुम जो मिस्टर विगर से बात कर रहे थे टफ गाय बनने की, तुम वैसे नहीं हो ह्यूई और इसमें कुछ गलत नहीं है। तुम्हारी परवरिश ही इस तरह से हुई है और वैसे भी ज़्यादातर टफ गाइज को लड़कियों से बिहेव करना नहीं आता, तो तुम जैसे हो वैसे ही बेस्ट हो। और इस टॉक से एनी ने ह्यूई की जो कन्फ्यूजन थी बुचर जैसा बनने की, उसे यहाँ थोड़ा सॉल्व कर दिया होता है। इसके बाद सीन फास्ट फॉरवर्ड होता है और हम चलते हैं ह्यूई के घर पर जहाँ वो सब मिलकर खाना खा रहे होते हैं। इसी बीच ह्यूई के पेरेंट्स बताते हैं कि एलिस्टर उसके घर आया था ह्यूई का फ़ोन वापस करने। उसने कहा कि तुमने अपना फ़ोन वहाँ गिरा दिया था। ह्यूई जिसे अभी तक एलिस्टर के उसे झूठ बोलकर स्मगलर्स को पर भेजने का एक्सप्लेनेशन नहीं मिला होता है, वो कहता है कि मुझे एक्चुअली मिस्टर एलिस्टर से कुछ बात भी करनी थी। तभी वो फ़ोन अपने पापा से लेता है और देखता है कि उसमें एक पर्ची भी बंधी होती है। ह्यूई उस पर्ची को खोलकर देखता है और देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उस पर्ची में मैलरी का नाम और उसका नंबर लिखा होता है। जी हाँ, एक्चुअली मिस्टर एलिस्टर और कोई नहीं बल्कि मैलरी होता है जिसने बॉयज़ टीम को ओरिजिनली बनाया था। ह्यूई ने मैलरी के बारे में पिछले कई वॉल्यूम्स में लेजेंड और एमएम से ज़रूर सुना था, पर उसने कभी उसे देखा नहीं था और इसलिए वो मैलरी को पहचान भी नहीं पाया। और ह्यूई ये भी समझ रहा होता है कि मैलरी का उसके पास आना एक बड़ी बात है। पर फिलहाल के लिए सीन यहाँ चेंज होता है और हम चलते हैं शाम के टाइम में जहाँ अब ह्यूई और एनी अमेरिका के लिए निकल रहे हैं। ह्यूई और एनी उन्हें गुड बाय कहते हैं, जिस दौरान ह्यूई की मम्मी काफ़ी इमोशनल भी हो जाती है। पर फाइनली ह्यूई और एनी वहाँ से निकल जाते हैं। अभी वो थोड़ा आगे निकले ही होते हैं कि ह्यूई रोने लग जाता है, ये कहते हुए कि उसकी पेरेंट्स ने हमेशा उसके साथ अच्छा बिहेव किया है, पर वो आज तक उन्हें ये नहीं बता पाया कि वो उनसे कितना प्यार करता है। पर एनी उसे गले लगाकर चुप कराते हुए कहती है, सब ठीक हो जाएगा। और इसी के साथ द बॉयज़ वॉल्यूम 8 हाईलैंड लेडी खत्म हो जाता है। ये वॉल्यूम अभी तक के सभी वॉल्यूम्स में सबसे ज़्यादा अलग था क्योंकि इसमें ज़्यादातर फिलोसॉफिकल चीज़ों पर बात हुई। एट द एंड थोड़ा सा एक्शन भी दिखा, प्लस मैलोरी वाला ट्विस्ट भी काफ़ी बढ़िया था, बट ओवरऑल ये वॉल्यूम काफ़ी एवरेज रहा था। उसके अलावा हमें यहाँ ह्यूई और एनी के कॉमिक ओरिजिन के बारे में पता चला और उनके रिलेशनशिप में एक और चैप्टर ऐड होता हुआ दिखा। साथ ही मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि ह्यूई की स्टोरी के थ्रू राइटर ने अपनी जनरल ऑडियंस के इमोशंस को दिखाने की कोशिश करी है कि हम में से कई लोग कोई स्पेशल लाइफ नहीं जी रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ अच्छी नहीं है या हमारे पास अच्छे लोग या अच्छे मूवमेंट्स की कमी है। बस ये हमारे ऊपर है कि हम सिचुएशंस को कैसे देखते हैं और किस तरह का पर्सपेक्टिव अपनी लाइफ में रखते हैं। खैर, आपको ये वॉल्यूम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।